नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके सामने एक नई क्लास के साथ नई सुबह के दौर में हिंदी व्याकरण का क्रिया नंबर भाग 2 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रिया का भाग नंबर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर क्रिया किससे कहते हैं, किसी काम का करना या होना या बस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या दशा को हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद में उनके भेद पढ़े, किसके आधार पे, कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद थे? 2 भेद है। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह है जिसमें कर्म मौजूद नहीं हो, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म मौजूद हो। उसके बाद में इनके पुनः 2 अलग अलग भागों में बांटा था। अकर्मक को पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक, सकर्मक को एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक के अंदर बांट करके हमने अध्ययन किया था उदाहरणों के द्वारा। तो उसके अगले क्रम में हम आज जो हैं प्रयोग, रचना या अन्य प्रकार से क्रिया के कौन कौन से भेद हैं उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा आज जो स्टेप है वो है प्रयोग, रचना व अन्य आधार पर क्रिया के भेद। अब इसमें हमारे अलग अलग प्रकार की क्रिया के भेद हैं, देखते हैं अपन। सबसे पहले हमारी क्रिया हम जो देखते हैं प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर क्रिया के भेद है, उसमें संयुक्त क्रिया देखते हैं। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया जो होगी उसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। वे नाश्ता कर चुके हैं। अब यहाँ पे वे शब्द कौन है? बहुवचन, इसलिए क्रिया भी इसमें कौन सी रहेगी? बहुवचन के अंतर्गत रहेगी। तो यहाँ पे वे शब्द हैं, वे नाश्ता कर चुके हैं, तो आपको इसमें एक तो मुख्य क्रिया होगी, एक सहायक क्रिया होगी, और उसके साथ साथ उसको एक रंजक क्रिया और संयोजी क्रिया, मतलब उसको जोड़ने का कार्य करने वाली क्रिया होगी, और एक रंजक क्रिया जो उसको बढ़ाने का काम, एक नया रंग बनने की क्रिया होती है। तो इसमें 2 धातु हैं, जैसे करना भी क्रिया है और सूखना भी एक क्रिया है। तो कर चुके हैं इसमें होने के कारण ये संयुक्त क्रिया है, मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से जो क्रिया बनती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके अंदर संयुक्त क्रिया के अलग अलग प्रकार है पुनः। तो संयुक्त क्रिया के अंदर कौन कौन सी क्रिया है देखेंगे। सबसे पहले मुख्य क्रिया होती है, इसके अंदर एक क्रिया का मुख्य रूप से होना जरूरी है। जैसे इसमें नाश्ता जो हम करना सारे हैं, तो इसमें करना जो है मुख्य क्रिया है हमारी। उसी प्रकार से दूसरी जो होगी वो सहायक क्रिया होगी, जो इस क्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करती है। जैसे मुख्य क्रिया कौन सी है? करना, क्योंकि इसमें नाश्ता हम कर रहे हैं तो मुख्य क्रिया हो गई। उसके साथ साथ इस क्रिया को पूर्ण करने में जो सहयोग करेगी वो है, जो शब्द है वो हमारी कौन सी क्रिया होगी? सहायक क्रिया होगी, जिसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और इसको करना को मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे सहायक क्रिया का होना भी जरूरी। जैसे ये है शब्द है वो कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। उसी प्रकार से सुख की जो है हमारे पास में वो अपना इसका क्या होगी? संयोजी क्रिया। इसका तीसरा जो प्रकार रहेगा वो संयोजी क्रिया रहेगी, जो उसके शब्द हैं उनको जोड़ने की क्रिया का कार्य करते हैं। उसके बाद में चौथा जो इसका अलग रूप रहेगा वो है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का अर्थ होता है कि उसके अंदर एक नया रंग बनना, उसको बढ़ाना, और उसके अंदर एक प्रभावपूर्ण शब्द का अर्थ प्रदर्शित करने के लिए जो रंजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आना क्रिया हुई तो सड़ाना, उठाना। उसी प्रकार से
साना क्रिया से सा जाना, चढ़ जाना, उठ जाना, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जाना आना क्रिया के द्वारा हम उसको बढ़ा करके बता सकते हैं, नया रंग भर सकते हैं। तो उसको हम संयुक्त क्रिया के भेद के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद में हम समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया, तो दूसरी हमारी क्रिया है समापिका। कौन सी क्रिया? समापिका क्रिया। अब समापिका क्रिया क्या है? जो वाक्य को, वह क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, वाक्य को समाप्त करती हैं। वह क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है उसको हम समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो मनोज पढ़ा करता है। अब देखो यहाँ पे समाप्त कर रहा है वाक्य को, तो ये जो क्रिया होगी वो हमारी क्रिया है, वो कौन सी क्रिया होगी? समापिका, जो वाक्य को समाप्ति की ओर ले जाती है, वाक्य को समाप्त करने की क्रिया करते हैं, तो उसको समापिका क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से अगली क्रिया है वो असमापिका क्रिया। कौन सी क्रिया? वह क्रिया जो वाक्य को के अंत में नहीं लग करके किसी भी जगह लग करके उसके विधेय अर्थ को प्रकट करती हैं, वह क्रिया जो अंत में न लगकर वाक्य के अर्थ को दर्शाती हैं, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे अब एक उदाहरण देखते हैं तो बड़ों को खड़े होकर नमस्कार करना चाहिए। अब देखो इसमें खड़े होकर जो शब्द आया है वो असमापिका क्रिया होगी, क्योंकि उसके विधेय अर्थ को वो क्या कर रही है? प्रकट कर रही है। तो बड़ों को हमेशा खड़े होकर के नमस्कार करना चाहिए, या किसी भी हम कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे अध्यक्ष वगैरह बैठे हैं तो उनको सबसे पहले नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी? असमापिका क्रिया। तो ये प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उनमें संयुक्त क्रिया है जो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होगी और एक सहायक क्रिया होगी। फिर उसको जोड़ने का कार्य करने वाले एक संयोजी क्रिया का होना भी होता है, और उस क्रिया के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ क्रिया रंजक क्रिया का प्रयोग भी होता है। तो ये मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया संयुक्त क्रिया के अंदर प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद समापिका क्रिया, वह क्रिया जो वाक्य को समाप्ति की ओर ले जाती है, समाप्त करती है, उसको कहते हैं। असमापिका क्रिया वह क्रिया जो अंत में न लग करके वाक्य के कहीं भी लग सकती है और अर्थ को क्या करती है? दर्शाती है। जैसे बड़ों को खड़े होकर के नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उसका खड़े होकर नमस्कार करने से उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, तो उसको असमापिका क्रिया कहते हैं। इसके बाद में एक दो क्रिया और रही हैं, उसको हम पढ़ते हैं, तब तक लिखे। इसके बाद में हम आगे समापिका, असमापिका के बाद में अगली जो क्रिया है वो हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्रिया जिसको कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे वह क्रिया जिसको कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरणा के द्वारा
करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब खुद नहीं करेंगे और किसी दूसरे को हम प्रेरणा देंगे और उसके माध्यम से कार्य करवाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक क्या कर रहा है? छात्रों से पाठ पढ़वाता है, मतलब खुद नहीं पढ़ करके दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे स्वयं क्रिया नहीं कर करके और दूसरे से हम प्रेरणा के माध्यम से काम करवाते हैं। कोई भी कार्य करवाओगे तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से अगली जो क्रिया है हमारी वो है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया को पूरी करके वह क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया को पूरी करके फिर दूसरी क्रिया करता है। वह क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया को पूरी करके फिर दूसरी क्रिया करता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है, जिसमें कर या कर के शब्द का प्रयोग होता है। शब्द का प्रयोग होता है। वह क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया को पूरी करके फिर दूसरी क्रिया करता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर या करके शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो राम खाना खाकर सोता है। तो बताइए पहले क्या काम हो रहा है, खाना खाने का या सोने का? तो आपको पता है पहले खाना खाने का काम हो रहा है, इसलिए ये क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? कर लगा हुआ, खाकर। देखो कर या करके लगता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। ये सोने का काम बाद में हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण और देख सकते हैं। वह पढ़ाई करके बाहर जाएगा। तो पहले क्या करेगा? वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद बाहर जाएगा। तो पहले काम पढ़ाई करने का होगा, तो यहाँ पे करके शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पहले कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पे देख लो पहली क्रिया कौन सी है? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करना कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हमने प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर आज क्रिया के पढ़े, जिसमें संयुक्त क्रिया पढ़ी जो दो या दो से अधिक धातु के योग से बनती है। उसके बाद समापिका क्रिया वाक्य को समाप्त करने का कार्य करती है, और उसके बाद असमापिका क्रिया जो वाक्य के बीच में कहीं प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ को प्रभावित करती है। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है, और पूर्वकालिक क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया को पूरी करके फिर दूसरी क्रिया करता है, और पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया के अध्याय को इस प्रकार से पूर्ण किया। इससे पहले हमने मुख्य रूप से जो पढ़ी थी कर्म के आधार पर क्रिया के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, और उसके बाद में कुछ अन्य क्रिया थी जो आज हमने इसको पूर्ण किया। इसके बाद में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे।